तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर और एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर यानी किसी भी वस्तु पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, तो उसी को हम वर्क कहते हैं। वर्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको फिगर की मदद से समझते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं F, और बॉडी शिफ्ट होती है, डिस्प्लेस होती है आपकी यहां से यहां पर, यानी कि टोटल जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ आपका S मीटर। और फोर्स और जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इनके बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये डायरेक्शन हो गई F cos थीटा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाला कंपोनेंट मेरा एफ एस कॉस थीटा क्यों हुआ। तो इस साइड को अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं, जिसके लिए ये वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज है और ये मेरा बेस है, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपका जो बेस है वो है आपका ये वाली साइड, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका ये, यानी कि फोर्स। तो फोर्स को अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो बेस बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू कॉस थीटा। तो यहां से हमारा ये वाला कंपोनेंट बना एफ कॉस थीटा। तो जैसे ऊपर हमने देखा था कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा फॉर्मूला बना W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो जो हमारा वर्क का मैग्नीट्यूड होता है यानी जो उसकी वैल्यू होती है वो पूरी डिपेंड करती है आपके इस थीटा के ऊपर, यानी कि इस एंगल के ऊपर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अभी यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क की कौन कौन सी यूनिट्स आपकी होती हैं। तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, तो जैसे हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट ये होती है न्यूटन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, 1 मीटर। यही न्यूटन मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर बनाता है आपका जूल। तो एसआई यूनिट जो वर्क की होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस सिस्टम वो होता है जहां पर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो इसको ले लेंगे 1 डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में इनटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, और इसी डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं अर्क। तो वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल केसेस ऑफ एंगल ऑफ फोर्स। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वर्क का मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो पूरी डिपेंड करती है इस थीटा के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे पास 3 केसेस हैं। तो पहला केस है हमारा जीरो केस। ये केस वो होता है जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का जो एंगल यानी कि थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क हो जाता है हमारा एफ एस कॉस 90, और जैसे हमें पता है कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इसी केस को हम लोग कहते हैं जीरो केस। तो पहले केस का जो एग्जाम्पल है वो है अ बॉय वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर कैरिंग अ लोड ऑन इट्स हेड, यानी एक लड़का हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी एक फ्लोर पे यानी कि जमीन पे। तो होता यह है इस केस में कि इस लड़के के सर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आपका
एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है और वहीं बॉडी एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन जो हुई वो हुई अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सामने की तरफ। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल वर्क डन हो जाता है वो बराबर हो जाता है 0। तो सेकंड केस है पॉजिटिव वर्क। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट में यहाँ की तरफ फोर्स लगाया, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की, और बॉडी भी डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हुई, यानी कि एस की डायरेक्शन भी यहीं पे हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एस इंटू 1। तो वर्क इक्वल टू एफ एस। तो यही आपका होता है मैक्सिमम या फिर पॉजिटिव वर्क। तो इसी केस में आपकी जो वर्क का मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एग्जांपल है वो है व्हेन अ मैन लिफ्ट्स अ लोड फ्रॉम ग्राउंड, यानी एक आदमी अगर किसी लोड को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से उठाकर ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी अपवर्ड होगी और डिस्प्लेसमेंट वो भी आपका ऊपर की तरफ हुआ। तो इस केस में आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0। अब तीसरा केस है नेगेटिव वर्क। ये केस तब होता है सपोज मैंने ऑब्जेक्ट में आगे की तरफ फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन है यहाँ की तरफ, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ यहाँ की तरफ, यानी कि पीछे की डायरेक्शन। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल बनता है ये बनता है 180 डिग्री। तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ एस 180। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो हम लिख देंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1। तो वर्क की वैल्यू आ गई आपकी -एफ एस। तो इस केस में जो आपका वर्क का मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा माइनस में, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क केस का हमारा एग्जांपल है व्हेन वी वॉक फ्रिक्शनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि तो जब हम सामने की तरफ चलते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होती है आगे की तरफ, लेकिन एक रेजिस्टिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन हमारा नेगेटिव में आता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर हमारी वर्क की वैल्यू माइनस में आती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क।